हाँ चलो, तो फिजिक्स के पीवाईक्यू जो सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है इंटरनेट पे से ही लिए हैं मैंने सारे। ओके, वो डिस्कस करते हैं। देखो क्या है, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज फाई। तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे फाई मतलब फ्लक्स, फ्लक्स नहीं है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इज फाई, मतलब फोर्स को ही फाई से डिनोट किया गया है। ओके, तो ये क्या है हमारा फोर्स। नाउ मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड of the charges are doubled and distance between them is halved, the force acting between them is blank। अब फिर एमसीक्यू, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये ईयर में 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया था और फिर एक बार पीवाईक्यू पूछ लिया। ओके, यही न्यूमेरिकल पूछा था 2 मार्क्स में और एक बार एज अ पीवाईक्यू भी पूछ लिया, मतलब एज अ एमसीक्यू भी पूछ लिया गया। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं और चेंजेस क्या, देखो न्यूमेरिकल थोड़े ही है, मतलब हम डिस्कस थोड़े करेंगे लेकिन उसमें 3-4 टाइप के आ जाएंगे। जैसे इसी को बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि ये डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया गया, डिस्टेंस डबल कर दिया गया, डिस्टेंस से 1/3 कर दिया गया, वो सब। ओके, और मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज जो है वो डबल कर दिया गया, थ्राइस कर दिया गया, हाफ कर दिया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया, क्वाड्रपल्ड कर दिया गया, वो सब चेंजेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें चेंजेस कर देने हैं। तो क्या बोला है सबसे पहले कि 2 पॉइंट चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है केप्ट एट अ डिस्टेंस आर, मतलब कोई भी डिस्टेंस, सर्टेन डिस्टेंस इज 5, मतलब फोर्स को 5 से डिनोट किया गया है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, कूलम्स लॉ जो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ लिया था। तो k f इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और f इज 5 है, 5 से डिनोट किया गया है, सो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द चार्जेस आर डबल्ड, तो दोनों के दोनों जो चार्ज है, सबसे पहले ऐसा समझो कि एक का Q1 था और दूसरे का Q2 था, अब डबल्ड कर दिया गया है। तो Q1 का डबल क्या हो जाएगा, ट्वाइस Q1, और Q2 का डबल हो जाएगा ट्वाइस Q2, तो वो डबल कर दिया गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, पहले हमने डिस्टेंस लिया हुआ था r और अब उसका हाफ कर दिया गया है, तो वो हो जाएगा r/2। तो फॉर्मूला में ही वैल्यू रख दो r/2 का स्क्वायर। तो नया फोर्स जो मिलेगा 5 वो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 हो गया ये, और ये जो 2 है उसका भी 4 हो जाएगा और वो ऊपर आ जाएगा, तो 4 × 4 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब ये k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर तो क्या है, 5 की वैल्यू है, तो ये हो गया हमारा 5, तो क्या आ जाएगा 16 5 इज द आंसर, तो आंसर डी, सिंपल। ओके, ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ये जैसे मैंने बताया कि न्यूमेरिकल के तौर पे पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाते हैं, जो हमारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स है उसी को पूछे जाते हैं, और थोड़ी इंफॉर्मेशन ज्यादा दे देंगे सो दैट वो इतना लंबा न्यूमेरिकल ना बने। जैसे कि 3 मार्क का एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, तो तुम्हें 3 मार्क में 3 चीजें फाइंड करने की होगी, तो वो यहाँ पर एमसीक्यू में क्या करेंगे, 2 चीज ऑलरेडी तुम्हें दे देंगे, तो तुम्हें फाइंड नहीं करनी है, सिर्फ एक चीज फाइंड करनी है। लेकिन न्यूमेरिकल वही है एनसीईआरटी वाला, गिनना तो पड़ेगा ही। ओके, फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए। ओके, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड को चेंज करके इसको पूछा जाता है अलग अलग वे में। चलो नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है। तो 2 तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल भी 2 तरीके से पूछे जाते हैं, कि एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तब और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए तब, हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है। यूनिफॉर्म फील्ड मतलब क्या, कोई भी जगह पर कोई भी डिस्टेंस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम होगी। ओके, यूनिफॉर्म मतलब क्या, सेम होगी। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, सपोज ये प्लस हो गया, सपोज ये माइनस हो गया, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। तो डाइपोल मोमेंट भी हमें पता है, P इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, 2a, और इसके चार्जेस q, जैसे कि इसका चार्ज q है और इसका भी चार्ज क्या है q। ओके, तो हम डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखते हैं 2aq। अभी हमें तो डाइपोल मोमेंट नहीं पूछा है, हमें पूछा है रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, उनके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो उनके ऊपर लगने वाला फोर्स तो क्या होगा,
जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि नेट फोर्स निकालना है ना हमें। तो नेट फोर्स क्या होगा? देखो प्लस के ऊपर लगने वाला फोर्स, प्लस के ऊपर कौन फोर्स लगाएगा? ये भाई साहब फोर्स लगाएंगे। ओके, तो वो फोर्स, ये जो फोर्स लगाएगा, ये चार्ज जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा वो क्या होगा? हमने पढ़ा था F इज इक्वल्स टू एफ नेट इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाई नहीं, E इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई Q। E इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई Q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो E इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई Q होता है, तो एफ नेट इज इक्वल्स टू E इंटू Q हो गया। तो वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा? E इंटू Q, और यहाँ पर भी फोर्स क्या लगेगा? माइनस Q इंटू E, मतलब E इंटू माइनस Q, क्योंकि दूसरा एक प्लस और एक माइनस, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, सो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा तो वो ऑलवेज जीरो होगा, ऑलवेज। ओके, मे बी जीरो नहीं होगा, मे बी जीरो तो है ही नहीं यहाँ पर। ओके, लेकिन ऑलवेज जीरो होगा। क्यों ऑलवेज जीरो होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाइपोल है मतलब क्या? कभी ऐसा नहीं होगा कि ये Q है और ये 2Q है, ऐसा तो होगा नहीं कभी। ये Q होगा तो ये भी Q ही होगा, और ये 2Q होगा तो ये भी 2Q ही होगा। डाइपोल में तो दोनों चार्जेस सेम होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल आया। देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। तो कोई एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव चार्ज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, और नेगेटिव चार्ज हो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। वो हमें पता है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। हमें नहीं बताया गया कि ये पॉइंट चार्ज है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। ओके, तो ये सपोज हमने ले लिया प्लस Q चार्ज, और ये प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो आउटवर्ड है। अब क्या बोल रहे हैं? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ही हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया। तो ये रहा डाइपोल रख दिया ये प्लस Q है माइनस Q, उनके बीच का डिस्टेंस 2 है। तो डाइपोल जो रखा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो उसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। वही हम लेते थे डाइपोल में, डायरेक्शन क्या लेते थे? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो यहाँ पर डायरेक्शन हो जाएगी ये वाली, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कौन सी है? ये वाली। दोनों की डायरेक्शन ऐसी है। अभी हमें पूछा क्या है? देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल इज ऑलवेज जीरो। रिजल्टेंट फोर्स डाइपोल पर जो लगेगा वो जीरो होगा, ऐसा बोला है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द डाइपोल मे बी जीरो, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो, एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। तो फोर्स की तो हम यहां बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पर तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, कोई चार्ज के ऊपर नहीं पूछा है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर पूछा है। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में क्या था? चार्ज के ऊपर पूछा था, एफ नेट था। तो एफ नेट मतलब ये चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ये लगाएगा, और दूसरे चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स ये दूसरा वाला लगाएगा। वो चार्ज के ऊपर था, यहां तो पूरे के पूरे डाइपोल के ऊपर पूछा है। ओके, तो यहां पर तो फोर्स की बात है नहीं, क्योंकि डाइपोल के ऊपर फोर्स लगेगा और फिर वो डिस्टेंस होगा, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस हम टॉर्क लेते थे। ओके, याद आ गया ना? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम टॉर्क लेते थे। ओके, लीनियर मूवमेंट हम डिस्कस करें तब। ओके, सो टॉर्क का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी डिराइव किया था, टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द पी एंड ई। ओके, तो वो हमें पता है। तो P और E के बीच का एंगल है थीटा। अभी हमारा P का एंगल भी इस डायरेक्शन में है, E का एंगल भी इस डायरेक्शन में, दोनों का एंगल सेम है, मतलब साइन जीरो। तो साइन जीरो, तो आंसर क्या आ गया? जीरो। लेकिन ये थीटा हमने अभी ऐसी कंडीशन ली है इसलिए जीरो आया है, वैसा ना भी हो, जीरो ना भी हो। ऐसे मैंने डाइपोल यहां लिया है, मैंने डाइपोल देखो ये डायरेक्शन इधर है और मैंने डाइपोल ऐसे लिया है, ये प्लस Q और ये माइनस ऐसे। ओके, ये प्लस Q और ये माइनस Q, तो माइनस Q टू प्लस Q ऐसी डायरेक्शन हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऐसी आ जाएगी। ओके, तो उनके बीच का एंगल अभी जीरो है नहीं, तो जीरो हो तब टॉर्क जीरो होगा। तो द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो इज द करेक्ट आंसर, नॉट ऑलवेज जीरो। ऑलवेज जीरो नहीं होगा, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो थीटा जीरो होगा या फिर थीटा 180 होगा तो वो जीरो होगा, अदरवाइज दूसरे कोई थीटा पर वो जीरो होगा नहीं। तो मे बी जीरो, देखो दोनों सेम ही है, टॉर्क एक्टिंग ऑन इट मे बी जीरो एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज ऑलवेज जीरो। तो ऑलवेज नहीं आएगा, मे बी जीरो आएगा।
डन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बोथ प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया है, तो क्या द इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी इक्वल, मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा ही, क्योंकि F का फॉर्मूला तो Q1Q2/r², और उसमें तो हम मैग्नीट्यूड ले तो माइनस साइन नहीं लेंगे, डायरेक्शन के साथ लो तो माइनस साइन लेंगे, ओके। सो द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन देम आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो तो सही बात है, एज वेल एज इन डायरेक्शन ये हम बोल सकते नहीं है। ओनली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस आर द सेम, acceleration produced in them are same and magnitudes of the acceleration produced in them are same। तो acceleration के बारे में तो हम कैसे बात कर सकते हैं, ओके। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ये दो ही चीज है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होगा या फिर मैग्नीट्यूड सेम होंगे, तो मैग्नीट्यूड ही सेम होंगे, बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन गिवन है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज गिवन है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स तो वो होगा, तो वो अट्रैक्टिव होगा, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स तो रिपल्सिव होगा, मतलब एक अंदर की डायरेक्शन में आने वाला फोर्स होगा और एक बाहर की डायरेक्शन में आने वाला फोर्स होगा, तो डायरेक्शन दोनों की अलग अलग होगी, तो दैट्स व्हाई ओनली द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फोर्सेस आर सेम, ओके, डायरेक्शन नहीं। चलो आगे देखो, बहुत छोटी छोटी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोल दिया है, इसीलिए हमने बोल दिया कि भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि उनको कहां रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया है। अभी ऐसा सोचो कि मैंने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रूम में यूनिफॉर्म ये बोर्ड पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और मैंने यहां पर एक रख दिया क्यू चार्ज और यहां पर भी रख दिया क्यू चार्ज, और अब मैं बोलूं यही सेम क्वेश्चन के द फोर्सेस सेम होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक प्लस क्यू चार्ज वहां रखा और प्लस क्यू चार्ज ही यहां रखा, दोनों प्लस क्यू रखे हुए हैं, ओके, दोनों प्लस क्यू रखे हुए हैं और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फिर क्या हो जाएगा, डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी और मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाएगा। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोला है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की गई नहीं है, इसलिए ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर द सेम। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन देखो इसमें से ही मैंने दूसरा एमसीक्यू बना के तुम्हें, क्वेश्चन बना के तुम्हें बताया, तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, तो इसको रटना नहीं है, समझ के, ओके। फिर हम ऐसा कि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन डाल दे, प्रोटॉन डाल दे, तो आंसर ओनली मैग्नीट्यूड आएगा, नहीं, दोनों प्रोटॉन डाल दे और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दे तो फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएगा, या दोनों इलेक्ट्रॉन डाल दे तो भी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आएगा। रट्टा नहीं मार लेना है, समझ के करना है, ओके। चलो, द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात चल रही है, मतलब F, 2 पॉइंट चार्जेस केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस इन वैक्यूम इज अल्फा। तो जो हम F गिनते हैं कि Q1Q2/r², उसको ही नाम क्या दे दिया गया है, अल्फा। इससे पहले एक न्यूमेरिकल में, फर्स्ट ही न्यूमेरिकल में उसको नाम दे दिया गया था फाई, यहां पर नाम दे दिया गया है अल्फा। तो कभी भी ऐसे कुछ भी नाम दे दे, हमें तो जो करना है वही करना है, ओके। 2 पॉइंट चार्ज है, उनके बीच के लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स के Q1Q2/r², तो उसको पहले न्यूमेरिकल में उन्होंने फाई बोला था, हम पूरे सिलेबस में, पूरी बुक में हम F बोलते थे, यहाँ पर उन्होंने अल्फा बोला है, ठीक है, अल्फा रखो, ओके, जो बोला है वो रखो। If the same two charges are kept at the same distance in the medium of dielectric constant K, the electric force acting between them is this. Okay, ये good question, ये ऐसा बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, तो वो सब कुछ यही फंडा में आ गया, कंसेप्ट यही है। क्या है कि भाई 2 पॉइंट चार्जेस हैं, उनके बीच में लगने वाला फोर्स F is equals to K(Q1Q2/r²). लेकिन ये कब, जब एयर हो या वैक्यूम हो तब। ये दोनों ही पॉइंट चार्ज को अगर मैं पानी में रख दूं तो फिर वो K(Q1Q2/r²) नहीं होगा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहां पर वो हम K की वैल्यू 9 × 10⁹ ले लेते हैं, कहां पर, एयर और वैक्यूम में, लेकिन सब जगह वो ले सकते नहीं है, मीडियम हो तो मीडियम को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपली जो भी हमारा, ये हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में जब थियरी डिस्कस कर रहे थे तब ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, तो इसके लिए क्या है, सिंपली
हमें जो भी मीडियम गिवन है उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर देना है, खत्म, आंसर आ जाएगा। हमारा जो फोर्स है होगा क्या, देखो बीच में कुछ नहीं है, ऐसा समझो तुम्हारे और मेरे बीच में कोई फोर्स है, एट्रैक्टिव फोर्स है, तुम्हारे और मेरे बीच में एट्रैक्टिव फोर्स है, अभी बीच में एयर है और वैक्यूम है, तो हमारे बीच में ऐसा समझो कि 10 न्यूटन का एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। ओके, अभी बीच में मैंने दीवार लगा दी, बीच में मैंने दीवार लगा दी, तो दीवार लगा दी तो फोर्स क्या हो गया, उतना ही रहेगा या कम होगा, कम हो जाएगा। ओके, कम होगा ना, बीच में हमने एक दीवार की जगह 2 दीवार रख दी तो और कम हो जाएगा। बीच में मैंने सिर्फ पेपर रख दिया तो भी कम होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंगली कम होगा, मतलब उतना कम नहीं होगा जितना बीच में दीवार बना दी थी तब कम होगा। ओके, सबसे ज्यादा एट्रैक्टिव फोर्स कब होगा, जब बीच में कुछ ना हो तब, तो वो तो एयर और वैक्यूम के केस में ही है। तो बीच में तुम कुछ भी मीडियम डालो तुम्हारा फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वेदर इट इज एट्रैक्टिव और रिपल्सिव। रिपल्सिव में भी ऐसा ही होगा, रिपल्सिव में भी ऐसा ही होगा, तुम्हारे और मेरे बीच में 10 न्यूटन का रिपल्सिव फोर्स है। ओके, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को धक्का मार रहा है और बीच में कुछ डाल दिया हमने, तो वो धक्का जो मार रहा है उसको अपोज करेगा वो, तो वो धक्का कम हो गया, वो ऑपोजिशन फोर्स कम हो गया। समझ में आ गया। तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा, जब बीच में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब क्या, वैक्यूम और एयर है, तब बीच में कुछ भी डाला तो फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम होगा, जो भी तुमने बीच में डाला उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला बनाना हो तो क्या बनेगा कि भाई ये एफ ओ क्या है या एफ नॉट क्या है जो हम फोर्स निकालते हैं वो, और डिवाइडेड बाई के क्या है तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो, और एफ एम क्या है, मीडियम आ गया तब फोर्स क्या होगा वो। ओके, अभी तुम्हें ये पूछ लेंगे या तो ये पूछ लेंगे, दोनों में से एक पूछेंगे। अभी हमें क्या पूछा है कि मीडियम डाल दिया, अब बताओ फोर्स कितना है, तो एफ एम पूछा है। अगर ऐसा भी बोल दे तुम्हें कि भाई 2 चार्जेस है उसको पानी में रखा हुआ है, 2 चार्ज है, पानी नहीं लिक्विड बोल दे, 2 चार्ज है उनको कोई लिक्विड में, ये एक ही कंसेप्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं सो दैट इसके रिलेटेड और इसके जैसा कोई भी न्यूमेरिकल एमसीक्यू आ जाए तो हमें सॉल्व करना आ जाए। क्या बोल रहा हूं कि 2 चार्जेस है उसको कोई लिक्विड में डाल दिया गया है और वो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें गिवन है, तो हमें क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर यही 2 चार्जेस स्पेस में होते तो उनके बीच में कितना फोर्स लगता। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, 2 चार्जेस है और उनको कोई लिक्विड में डाल दिया गया है और उनके बीच में लगने वाला फोर्स तुम्हें दे दिया गया है कि भाई 10 न्यूटन है उनके बीच में लगने वाला फोर्स। अभी यही 2 चार्ज को वो लिक्विड में से हटाकर तुम स्पेस में ले गए, अब बताओ कि उनके बीच का फोर्स क्या होगा। तो उस केस में हमें क्या पूछा है, ये पूछा है, एफ पूछा है, एफ नॉट पूछा है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 10 न्यूटन जो गिवन था और तुम्हें जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो लिक्विड का गिवन है उससे सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आ जाएगा। डन। अगर स्पेस और वैक्यूम में फाइंड करना हो तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, और अगर मीडियम में फोर्स फाइंड करना हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है, दैट्स इट। अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमें गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या गिवन था, फोर्स कितना था अल्फा, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के गिवन है। ओके, तो मीडियम में फोर्स कितना होगा, अल्फा बाय के, तो अल्फा बाय के, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस 4q एंड -q इज r। अच्छा, एक चार्ज है 4q, दूसरा चार्ज है q, और उनके बीच का डिस्टेंस है r, q नहीं -q है, और उनके बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है। अब अ थर्ड चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट देयर मिड पॉइंट, उन दोनों का मिड पॉइंट है ये, और वहां पर एक कैपिटल Q चार्ज रख दिया गया है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन -q इज 0। पहले से ही बोल दिया गया है कि रिजल्टेंट फोर्स मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन -q इज 0, पहले से ही बोल दिया गया। रिजल्टेंट फोर्स कौन कैसे होगा, कौन कौन लगाएगा ये -q पर, एक तो ये 4q लगाएगा और एक कैपिटल Q लगाएगा, ये 2 फोर्स लगाएंगे, वो दो चार्जेस फोर्स लगाएंगे -q के ऊपर। तो वो ऐसा ही बोल रहा है कि ये दोनों चार्जेस -q के ऊपर जो फोर्स लगाएंगे वो फोर्स तो हमें बोल दिया गया है कि 0 है। अगर ये 0 है तो मिड पॉइंट पर जो हमने ये चार्ज रखा वो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, ऐसा पूछा है। क्वेश्चन समझो, समझ गए। ओके, चलो तो अब सिंपली फॉर्मूला ही लगाना है। पहला हमारा 4q, दूसरा हमारा -q,
मिड पॉइंट पर हमने कैपिटल क्यू रखा है, मतलब टोटल डिस्टेंस है, तो मिड पॉइंट हो गया r/2 और r/2। सबसे पहले तो माइनस क्यू पर लगने वाला एफ नेट निकालो। तो एफ नेट कौन कौन लेंगे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो एक क्यू तो फिक्स ही है, किसके ऊपर, माइनस क्यू। तुम्हें लिखना हो तो माइनस क्यू लिखो। माइनस क्यू के ऊपर लगने वाला क्यू की वजह से फोर्स, तो क्यू डिवाइडेड बाय उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच का डिस्टेंस है r/2 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ले रहे हैं सिर्फ, इसीलिए क्यू लिया हुआ है, माइनस क्यू नहीं लिया हुआ है। डन, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरा, ये माइनस क्यू के ऊपर इसने जो लगाया वो तो हमने गिन लिया, यही माइनस क्यू के ऊपर ये जो लगाएगा वो भी हम गिन लेते हैं। तो k पहला क्यू वो ये रहा, और दूसरा क्यू वो रहा 4q डिवाइडेड बाय उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। उनके बीच का डिस्टेंस तो r है, तो r स्क्वायर। अब वो बोल रहे हैं कि ये जो एफ नेट है, ये जो टोटल है वो कितना लग रहा है, 0। ओके, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर दो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखो अभी देखो हमने डायरेक्शन भी समझी थी चैप्टर में। ओके, अगर एफ ए बी ऐसे हम लिखते थे तो हम क्या बोलते थे, ए के ऊपर बी से लगने वाला फोर्स, एफ बी ए मतलब बी के ऊपर ए की वजह से लगने वाला फोर्स। तो यहां पर तो ये माइनस क्यू है और ये 4q और ये q दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव इसके ऊपर जो फोर्स लगाएंगे ये इसको क्या करेगा, खींचने की ट्राई करेगा। मतलब अगर माइनस क्यू के ऊपर गिन रहे हैं और ये प्लस क्यू है और ये 4q है, तो ये भाई साहब इसको खींचेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ये भाई साहब इसको भी अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों सेम ही है, तो हम दोनों को एडिशन कर सकते हैं। अगर यहां पर माइनस क्यू होता, अगर यहां पर माइनस क्यू होता, ये भाई साहब इसको खींचेंगे थोड़ी, वो तो धक्का मारेंगे कि रिपल्सिव होगा, और इसको खींचेंगे तो फिर हमें दोनों प्लस ले सकते नहीं थे। वो छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। ओके, तो वो हो गया। अब ये तो 0, अभी इसको इधर ले आओ, तो k डिवाइडेड बाय r स्क्वायर बाय 4, k 4q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो q की वैल्यू आएगी -q। तो ऑप्शन है ए ऑप्शन इज करेक्ट, -q, दैट्स इट। ओके, लेकिन क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं वो मैंने तुम्हें बताया। 4q की जगह कुछ भी हो सकता है, 3q 5q 6q 2q, और प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस की जगह माइनस होता, सपोज मान लो कि ये जो q है वो -q है, ये जो q है वो -q है, तो वहां रिपल्सिव फोर्स लगता, और वो रिपल्सिव फोर्स लगता तो उसको हम माइनस ले लेते। वो कहां गया, ये रहा, तो इसको हम माइनस लेते और इसको प्लस लेते, लाइक दैट। ओके, उल्टा लोगे तुम तो भी चलेगा। तुम सोचोगे सर रिपल्सिव को प्लस लो, तो इसको प्लस ले लो, तो इसको माइनस ले लो, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि इक्वल टू के उधर ही जाने वाला है ना। तो फिर यहाँ पे तुमने ये माइनस लिया है तो इक्वल टू के इधर इसको ले जाओ, और अगर तुमने इसको माइनस लिया हुआ होता तो इक्वल टू के उधर उसको ले जाओ, आएगा तो सेम ही आंसर। लेकिन एक ही नोटेशन पूरे के पूरे पेपर में फॉलो करना है। ओके, नहीं तो तुम्हें ही दिमाग में कंफ्यूजन हो जाएगा। एक न्यूमेरिकल में तुमने अट्रैक्शन फोर्स को प्लस लिया, दूसरे न्यूमेरिकल में अट्रैक्शन फोर्स को नेगेटिव लिया, तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। फिक्स होना चाहिए कि भाई यही लेना है। ओके, और बेस्ट वे क्या है, बुक में जो फॉलो किया है वो ही फॉलो कर। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूमेरिकल, हाँ अच्छा न्यूमेरिकल था ये। हाँ चलो आगे, आगे क्या है देखो, दी linear charge density on the circumference of a circle of radius a. linear charge density on a circumference of a circle, तो भाई सर्कल ले लिया हमने और उसके circumference जिसकी रेडियस a है varies as lambda, linear charge density lambda is equals to lambda naught cos theta, ऐसे वैरी कर रही है। the total charge on it is, तो ये इसके ऊपर टोटल चार्ज जो होगा Q वो कितना होगा, तो ये डायरेक्टली याद ही रख लो, गिनने की मतलब गिनना ही नहीं है तुम्हें। क्या है ट्रिक, क्या है इसमें, ये ही चार्ज वैल्यू गिवन होगी, इसके बाहर का तुम्हें आएगा नहीं। ओके, लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा गिवन होगी, या फिर लैम्बडा नॉट साइन थीटा गिवन होगी। ये दोनों के अलावा कोई तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल भी नहीं होगा, टेंजेंट कॉसेक सेकेंड कुछ भी नहीं होगा, कॉट कुछ नहीं, ये दो ही होगा। तो जब लैम्बडा नॉट कॉस थीटा या लैम्बडा नॉट साइन थीटा है तो आंसर क्या आएगा, टोटल चार्ज ऑन इट 0, आंख बंद करके 0। ओके,
और तो हमें क्या गिवन है, देखो लैम्डा नॉट कॉस थीटा ही गिवन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा 0, ये ए। ओके, और अगर ये यहाँ पे ही बता दे रहा हूं कि लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो क्या होगा, पाई ए लैम्डा नॉट, पाई ए लैम्डा नॉट, वो आंसर होगा। कुछ भी करना नहीं है, अगर स्क्वायर वाला हो तो पाई इंटू ए इंटू लैम्डा नॉट। ओके, फिक्स्ड ही है आंसर। और अगर स्क्वायर बिना स्क्वायर का हो, मतलब लैम्डा नॉट कॉस थीटा लैम्डा नॉट साइन थीटा, तो आंसर इज 0। याद ही रख लेना है, छोटे में खत्म। डन। ओके, चलो नेक्स्ट। टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर्स ए एंड बी कैरी द सेम चार्ज क्यू। अच्छा, दो आइडेंटिकल मेटल स्फीयर है, वो दोनों सेम चार्ज क्यू कैरी कर रहे हैं। तो चलो, ये रहा स्फीयर ए, ये रहा स्फीयर बी, दोनों का चार्ज हो गया क्यू। व्हेन टू स्फीयर्स आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज एफ। ये दोनों आर डिस्टेंस पे होंगे तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, एफ। ओके, इससे पहले उन्होंने 5 भी बोला, इसके पहले उन्होंने अल्फा भी बोला, यहाँ एफ बोल रहे हैं, तो एफ वो क्या होगा, वो अगेन के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन क्यू टू दोनों क्यू क्यू ही है, क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो ये के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया। आगे, अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ए। तो दूसरा एक स्फीयर लेके आए, ये ए और बी है, और दूसरा स्फीयर लेके आए सी। लेकिन आइडेंटिकल स्फीयर जब बोले, याद रखना, जब भी आइडेंटिकल स्फीयर बोले मतलब क्या, उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ओके, अगर आइडेंटिकल स्फीयर बोले मतलब क्या, वो स्फीयर ही है, चार्ज्ड स्फीयर नहीं है। जैसे इसके पहले क्या बोला, टू आइडेंटिकल मेटल स्फीयर ए एंड बी कैरी दी सेम चार्ज क्यू। उन्होंने भी बोला पहले आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल मतलब कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि कैरी दी सेम चार्ज क्यू, मतलब दोनों के ऊपर क्यू चार्ज है। अगर ऐसा बताए तो जितना चार्ज है उतना ले लो, अगर ना बताए और आइडेंटिकल वर्ड ही लिखा हुआ हो सिर्फ, तो चार्ज क्या ले लेंगे, 0। ना बताया हुआ हो तो 0। तो देखो, अनदर आइडेंटिकल स्फीयर सी इज फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द ए, अभी नहीं बताया। ओके, कि भाई वो आइडेंटिकल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है वो नहीं बताया, फिर ए के साथ कांटेक्ट कर दो ऐसा बोल दिया। ओके, तो मतलब हम 0 ले लेंगे, तो ए के साथ कांटेक्ट करो। अभी देखो, हमने ये कंसेप्ट भी पढ़ा था, अगर दो चार्ज है, मतलब दो चार्ज बॉडी है, एक 0 है और दूसरा 10 है, एक 0 कूलम है दूसरा 10 कूलम है, दोनों को एक कांटेक्ट में ले आएंगे और फिर वापस अलग कर देंगे, तो दोनों के ऊपर कितना चार्ज होगा, 5 आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि जब तक चार्ज सेम ना हो तब तक चार्ज फ्लो होते रहेंगे। ओके, तो एक है 10 एक है 0, तो वो 5 हो जाएगा। एक है क्यू और दूसरा भी क्यू है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्यू क्यू ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पर तो ए और बी क्यू है, और अब सी जो है उसके पास तो 0 चार्ज है और इसके पास ए के पास क्यू चार्ज है, तो अब कितना चार्ज हो जाएगा, ये क्यू और ये 0, तो q/2 हो गया। तो ए का हो गया q/2 और सी का भी होगा q/2। अब क्या कर रहे हैं, व्हेन इट इज टच्ड, किसको, सी को फिर से टच कर रहे हैं टू दिस स्फीयर बी। अभी स्फीयर बी जो है उसके ऊपर तो ऑलरेडी क्यू था और सी के ऊपर तो q/2 है, तो कहां गया, सी के ऊपर q/2 है और बी के ऊपर ऑलरेडी क्यू था, तो q/2 प्लस क्यू, तो उनका भी कर दो आधा, q/2 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो जाएगा 2q प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 4, 3q/4। तो b पर भी कितना हो गया, 3q/4, और c पर भी कितना हो गया, 3q/4। b और c दोनों पर 3q/4 हो गया। एंड देन सेपरेटेड फ्रॉम इट, अभी सेपरेट कर दिया। नाउ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन a एंड b एट द सेम डिस्टेंसेस। अब फिर से a और b, देखो पहले a और b के बीच में लगने वाला फोर्स ये था, लेकिन अब a और b के बीच में लगने वाला फोर्स, तो अब क्या होगा, अभी हमारे पास लास्ट वाला a कौन सा है, तो लास्ट वाला a तो हमारा q/2 है, क्योंकि उसके बाद तो हमने a को कांटेक्ट में लिया ही नहीं, तो लास्ट ये मत ले लेना गलती से, लास्ट वाला a है हमारा q/2 और लास्ट वाला b क्या है, लास्ट वाला b है 3q/4। डन। ओके, तो लास्ट वाला ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो लास्ट वाला जो a है वो है हमारा, ये कहां गया, ये रहा q/2, और लास्ट वाला b है वो है हमारा 3q/4। तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स, तो वापस क्या करेंगे, k, फिर q क्या है हमारा,
Q/2। फिर दूसरा Q क्या है, दूसरा Q है 3Q/4 डिवाइडेड बाई सेम डिस्टेंस R, तो R²। ओके, तो ये क्या हो जाएगा देखो, K और फिर ये हो जाएगा Q² और ये हो जाएगा 3 और ये 2 4 हो जाएगा 8R²। KQ²/R² हो गया। ओके, 3/8। अभी ये KQ²/R², तो F था, तो KQ²/R² तो F था, तो आंसर क्या आ गया 3F/8। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 3F/8। अभी इसमें कुछ भी चेंज कर दे तो क्या फर्क पड़ता है। ओके, कोई यहाँ 3 थे ABC, कोई D लेके आए तो भी क्या फर्क पड़ता है। फंडा क्या है, फंडा वही है कि अगर दो चार्ज को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो दोनों में सेम चार्ज हो जाए, तब तक वहां पर चार्ज फ्लो चलता जाएगा, बस वही मेन फंडा है। फिर आइडेंटिकल बोला और उसके ऊपर चार्ज बोला कि इतना है तो उतना ले लो, और नहीं बोला तो 0 ले लो, दैट्स इट, डन। ओके, चलो नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है 2 point charges Q and 4Q are kept 30 सेंटीमीटर अपार्ट। तो एक Q है एक 4Q है, दोनों को 30 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। एट डिस्टेंस ब्लैंक, मतलब कोई एक डिस्टेंस पर, ऑन द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मतलब उनके बीच को उनको कनेक्ट करे तो कोई एक पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब E की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है। ओके, तो कितने डिस्टेंस पर वो वैल्यू 0 होगी वो पूछा है। ओके, एट अ ब्लैंक डिस्टेंस, तो कितने डिस्टेंस पर, हमने मान लिया कि Q से R डिस्टेंस पर वो 0 हो जा रही है। Q से R डिस्टेंस पर अगर 0 हो जा रही है तो 4Q से कितना डिस्टेंस होगा, ये 30 है, उसमें से R गया तो ये हो जाएगा 30 माइनस R। ओके, अब हमें बोला है कि यहाँ E पॉइंट पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जा रही है, इंटेंसिटी 0 हो जा रही है, मतलब दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी 0। E1 की वजह से भी, मतलब इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो E1 इज इक्वल्स टू E2 और E1 इज इक्वल्स टू E2, तो E नेट इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ओके, तो अब वैल्यू पुट कर दे तो क्या होगा KQ, इसकी वजह से पहले गिने, तो क्या होगा KQ डिवाइडेड बाई R²। E का फॉर्मूला तो KQ/R² है। ओके, तो KQ/R², और इसकी वजह से KQ उसके डिस्टेंस का, कौन सा डिस्टेंस लेना है, जो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वो डिस्टेंस हमें ये पॉइंट पर फाइंड करना है, तो KQ डिवाइडेड बाई R²। इसकी वजह से फाइंड करना हो तो ये Q डिवाइडेड बाई दिस 30 माइनस R टू दी होल स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा ठीक है, K कट हो गए और Q कट हो गया, तो बाकी क्या रहा, बाकी यहाँ पर सिर्फ 4 रहा। ओके, ये 4 रहा और ये R² ऊपर चला गया तो ये हो गया 4R², और ये यहाँ ऊपर चला गया तो 30 माइनस R टू दी होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, तो ये हो गया 30 माइनस R, ये हो गया 2R, तो ये हो जाएगा 30, ये R इधर आएगा तो 3R, और R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये जो R है वो 10 सेंटीमीटर लिया, तो 30 माइनस R कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्टेंस तो मिल गया, लेकिन क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, at a blank distance on the straight line joining them intensity on the electric field। तो क्वेश्चन में तो पूछा ही नहीं है, हमें ऑप्शन देख के बताना पड़ेगा। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 4Q से 2 डिस्टेंस गिवन है और Q से 2 डिस्टेंस गिवन है, तो Q वाले 2 डिस्टेंस कौन से है, Q वाला डिस्टेंस क्या है 10, तो भाई यहाँ तो 10 है ही नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। और 4Q वाले डिस्टेंस कितने हैं, 4Q से है वो 30 माइनस R मतलब 20 पर है, तो वो 20 वाला ये रहा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि ये तो 15 है। डन। ओके, तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेना है। क्या बोला, ऐसे भी ऐसा एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में है ऑलरेडी, न्यूमेरिकल में है, एमसीक्यू में नहीं, न्यूमेरिकल में हमने गिना था ऑलरेडी, क्या कि 2 चार्जेस है और वो लाइन दोनों को जोड़ती, लाइन जो है दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वहां पर बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो बता, उसमें उल्टा था, एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला था, मतलब यही क्वेश्चन था कि कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा। ओके, कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो वही पूछने का तरीका अलग था, लेकिन पूछा तो यही चीज थी। डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट
आर एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ओके देखो क्या बोला है, टेक क्यू एज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज जो है उसके लिए क्यू ले लेना है, मतलब कूलम्ब को क्यू ही ले लेना है। फिर तुम ऐसा नहीं करना है कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अगर I इज इक्वल टू क्यू बाई टी करोगे तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू टी। I इंटू टी करोगे तो I का क्या होगा, एम्पियर का A, और टी टाइम है तो टाइम का क्या होगा, टी। डन। तो ये हो जाएगा कब, जब Q की वैल्यू तुम पुट करोगे तो 80 होगा, और Q को Q रहने दोगे तो Q ही रहने देना है। तो उन्होंने बोला है Q को Q ही रहने दो, डायमेंशन ऑफ चार्ज। परमिटिविटी का फॉर्मूला निकालना है। अच्छा तो F का फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की ही वैल्यू निकालो तो K का उल्टा ही होता है ना, K इज व्हाट, K इज ये रहा, K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके तो K का जो होगा, 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, तो जो K का होगा उसका रेसिप्रोकल एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा, परमिटिविटी की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा तो K की वैल्यू कैसे मिलेगी, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F का फॉर्मूला M1 L1 T - 2, रट्टा मारा था 11th में, याद है ना। ओके और ना याद हो तो क्या करोगे, F है ना, तो F का फॉर्मूला सिंपली हमारा प्योर फिजिक्स M इंटू A। ओके M मतलब मास, तो मास के लिए M1, और एरिया, सॉरी एरिया नहीं है ये, M इंटू एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन का यूनिट पकड़ो, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर मतलब लेंथ, तो L1 सेकंड का स्क्वायर नीचे है मतलब T - 2, तो M1 L1 T - 2 किसका आ गया, F का आ गया। कोई डायरेक्ट याद ना आए तो ऐसे तोड़कर यूनिट से, यूनिट पता होना चाहिए उसका। ओके तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा तो M1 L1 T - 2, R क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब L, तो L2, Q1 Q2, तो अगर इसको हम ऐसे लेते Q1 को तो AT लेना पड़ता, ओके और Q2 को भी AT लेना पड़ता, तो A स्क्वायर T स्क्वायर हो जाता। लेकिन अगर Q ही लेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा। ओके तो ये A स्क्वायर T स्क्वायर के फॉर्म में ये रहा, और अगर Q ले तो ये Q2 जो हो जाएगा वो ऊपर जाएगा, तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1 3 - 2 - 2। तो M1 L3 ये रहा, M1 L3 ये किसका है, K का है, ये K का है ना, ये K का आया 1 3, ये रहा 1 3 वाला, ये नहीं ये भी 1 3 वाला है। तो M1 है K में, तो एप्सिलॉन नॉट में -1 होगा, तो -1 तो दोनों में है, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 है तो -3 होगा, यह -3 तो ये गया, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। -1 -3 2 एंड -2, -1 -3 2 एंड ये Q2 -2 आएगा ना यार, नहीं यहाँ ही -2 है ना, तो वो +2 आएगा, यहाँ पर ही -2 है ऑलरेडी, K में ही -2 है, तो एप्सिलॉन नॉट में +2 आएगा, मतलब सही है, तो दैट इज सी। ओके चलो देन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन HCl एटॉम इज दिस मच सेंटीमीटर। अच्छा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, P की वैल्यू गिवन है। द चार्ज ऑन बोथ द एटॉम्स आर अनलाइक, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, डाइपोल में तो वही होता है। ओके एंड ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, वो पता ही है डाइपोल में वही होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज ब्लैंक, मतलब वही हमें मैग्नीट्यूड ढूंढना है, क्यों ढूंढना है। ओके द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज 1 एंगस्ट्रॉम, ये पता होना चाहिए, नहीं तो न्यूमेरिकल गिन ही नहीं सकते। तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू क्या, 10⁻⁻10 मीटर। ओके फर्मी गिवन हो तो 10⁻15, ओके नैनो गिवन हो तो -9, वो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। ओके चलो सो 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम गिवन है, तो बस सिंपली हमारा डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला P इज इक्वल टू Q इंटू 2A, P की वैल्यू गिवन है हमें और Q की वैल्यू फाइंड करनी है। 2A की वैल्यू, 2A मतलब उनके बीच का डिस्टेंस है, हाँ देखना गलती ना हो जाए। 2A क्या है, ये है +Q और ये है -Q, तो ये डिस्टेंस है 2A, और 2A उनके बीच का डिस्टेंस है गिवन है 10⁻10 मीटर, मतलब 2A की वैल्यू 10⁻10 मीटर है, A की वैल्यू नहीं है, तो गलती से यहाँ पर A की वैल्यू मत पुट कर देना, 2A की वैल्यू है 10⁻, ऐसी गलती की हुई है स्टूडेंट्स ने, मतलब जो टेस्ट होते हैं उसमें, तो वो मत करना। Q इज इक्वल्स टू P अपॉन 2A, तो P की वैल्यू गिवन है और 2A की वैल्यू भी गिवन है, दोनों वैल्यू गिवन है, तो फाइनल आंसर हमारा आ गया, दैट्स इट। ओके तो कहाँ है ये, B
ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। ओके, सिंपल था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या? पहली बात एंगस्ट्रॉम की वैल्यू क्या है वो पता होनी चाहिए, दूसरी बात डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये जो डिस्टेंस है वो 2a का डिस्टेंस है वो भी पता होना चाहिए, a का नहीं है। ओके चलो नेक्स्ट। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 न्यूटन पर कूलम along the z डायरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? ऐसे अगर ये x और ये y ले तो z डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, स्क्वायर है, प्लेस्ड ऑन xy प्लेन, मतलब यही हमारा क्या है, यही हमारा स्क्वायर है और ये xy प्लेन में ऐसे रख दिया, ये स्क्वायर है, इसको xy प्लेन में रख दिया है। इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ब्लैंक, मतलब फ्लक्स हमें निकालना है। ओके दैट्स इट। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो पता ही है हमें, ई बी, वहां पर बी आता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर ई आता है। ओके, तो ई ए कॉस थीटा में ई क्या है, तो ई की वैल्यू तो गिवन है 100 न्यूटन पर कूलम, तो 100। एरिया क्या है, गिवन है क्या? हाँ ये रहा, स्क्वायर है ऑफ 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना, तो स्क्वायर है। ओके, स्क्वायर है हमारा, ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर का मीटर में कितना होता है, 1 सेंटीमीटर मतलब 100, 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻² मीटर, ऐसा होता है ना। ये 100 की जगह 100 लिख दिया। 1 सेंटीमीटर का मीटर में कितना होगा, 10⁻²। दूसरे सेंटीमीटर का भी मीटर में क्या होगा, 10⁻²। तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। ये -2 मतलब -4 नीचे जाएंगे तो +4, मतलब 100 डिवाइडेड बाई +4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया 1/100, 1/100 मतलब क्या, 0.01। ओके, तो ये पता होना चाहिए। एरिया क्या आया हमारा, 0.01 मीटर स्क्वायर। डन। ओके, ये कर दिया हमने। अभी वैल्यू पुट करो, तो 0.01 यहाँ गलती से मैंने 0.1 नहीं, 10 सेंटीमीटर ने क्या किया है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो 10/10 करेंगे, ये 10 इंटू 10 तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हो गया। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना? हाँ, तो 1 मीटर, अच्छा तो बराबर, ये तो 100 ही है। हाँ। 1 सेंटीमीटर का 1 मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻², दूसरे सेंटीमीटर का भी दूसरे मीटर में 10⁻², ये मीटर स्क्वायर हो गया। ये 10⁻4 है, -4 नीचे गया तो +4 हो गया, +4 हो गया तो 2 0 कट हो गए और 2 0 बचे, 2 0 बचे, तो ये 1/100 को ऐसे ही तो लिखेंगे, 1 डिवाइडेड, हाँ तो सही है, एरिया यही आएगा, ये गलत हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो, 100 इंटू 0.01 का स्क्वायर, 100.01, तो वही आएगा ना, 1 ही आएगा ना। लिखने में गलती है। ओके, लिखने में गलती है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये भी तुम्हें 0.01 भी गड़बड़ लग रही हो तो जैसा है वैसा ही रहने दो। 1 डिवाइडेड बाय 100 आया तुम्हारा, एरिया क्या आया, 1 डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ पर 100 है और ये a है, तो a क्या आया तुम्हारा, 1 डिवाइड बाय 100, वही तो कैलकुलेट किया हमने, एरिया तो कैलकुलेट किया, वो 1 डिवाइड बाय 100, 100 चला गया, दैट्स इट। तो 1 आंसर आ गया। 1 आंसर कब आएगा, जब तुम्हारा थीटा क्या होगा, 0। थीटा 0 क्यों है, थीटा 0 क्यों है, देखो ध्यान से क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस अलोंग द z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन है एंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, तो फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स हमेशा कहां होगा, जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर में होगा ना, तो प्लेन कहां रखा था हमने, कहां गई वो बुक, ये रही, तो ये बुक हमने ऐसे रखी थी, ये है। ओके, देखो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कहां है, ये तुम्हारा पेज है, स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर ऐसे रख दिया, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बाहर जा रहा है, XY प्लेन में रखा तो ये क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है, हाँ बाहर तुम्हारी तरफ आ रहा है, बोर्ड से तुम्हारी तरफ,
और यहाँ बोला है z डायरेक्शन, तो z डायरेक्शन भी तुम्हारी तरफ ही आ रही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम, जीरो एंगल हो गया ना, तो E और A के बीच का एंगल 0 हो गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो आंसर आ गया। ओके, तो ये क्या है, ये गलती हो गई है, 0.1 नहीं है, 0.01 टू द होल स्क्वायर। सर तो भी आंसर 0.0 आ रहा है। कौन सा आंसर 0.0 लाओ दिखाओ। हाँ, तो न्यूटन पर कूलम 100 कैसे, सर 100 इंटू 0.01 इंटू 0.01 है ना, 0.01 का स्क्वायर है। नहीं वो लिखने में गलती है रे, वो लिखने में गलती है, ये भूल जाओ, ये रुको, ये क्लीन कर दो। हमारा फॉर्मूला ये है, अभी हमें क्या करना है, पहले तो E की वैल्यू लिख दो, तो E की वैल्यू क्या है 100, डन। cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू 0 है, तो cos 0 क्या होगा 1 होगा, तो ये मैंने लिख दिया इंटू 1, इंटू अभी सिर्फ एरिया ही बाकी है। ओके, एरिया किसका, जो रखा उसका, क्या रखा तुमने, स्क्वायर रखा, तो वो तो हमने गिन ही लिया ना डायरेक्ट, 0.0। हाँ ये हमारा स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, हम डायरेक्ट यहाँ एरिया की वैल्यू रखेंगे। ओके, और अगर तुम्हें ये रखना है, स्क्वायर करना है, ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो फिर कन्वर्ट करके कर दो, पॉइंट ये जो लिखा हुआ है वो एरिया का लिखा हुआ है। ओके, तो हमें स्क्वायर नहीं करना है, हम तो एरिया डायरेक्ट फाइंड कर रहे हैं, हम यहीं पे स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन हमें तो मीटर में करना है, तो 100 का तो 100, 1 सेंटीमीटर का मीटर में 10⁻², दूसरे सेंटीमीटर का मीटर में 10⁻², सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया देखो, ये 10⁻²+2 10⁻² तो गया, 10⁻² बाकी है, मतलब वो आ गया 1/100 मीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, A की वैल्यू आई, ये A की वैल्यू क्या आई 1/100 मीटर स्क्वायर, वो यहाँ पर रख दूं 1/100 मीटर स्क्वायर, 100 गया और आंसर आ गया 1, डन। ओके, हाँ वो लिखने में ये लिखने में गलती है, डन। ओके चलो समझ में आ गया ना, हाँ चलो अभी देखो इसमें कैसे चेंजेस करते हैं। अगर XY प्लेन की जगह ऐसा लिख दिया XZ प्लेन, स्क्वायर कहां रख दिया है XZ प्लेन में, कहां गई बुक, ये रही, ये स्क्वायर है अपना, ये स्क्वायर को हमने XY प्लेन, E की वैल्यू वही है, E तुम्हारा कहां है, बोर्ड से तुम्हारी तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, अभी ये स्क्वायर को हमने अभी XY प्लेन में रखा है, लेकिन अगर मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन ऐसा हो XZ प्लेन में, तो X एक्सिस तो ये रही और Z एक्सिस ये रही, तो मैंने ऐसे रखा है, ऐसे रखा, ये X एक्सिस, ये Z एक्सिस और ये X एक्सिस, डन। सॉरी X एक्सिस ये रही और Z एक्सिस ये रही, तो ऐसे रखा, ऐसे रख दिया, ये कौन सा है X एक्सिस और ये कौन सा है Z एक्सिस, अब ये XZ हो गई, अभी इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, परपेंडिकुलर, ऊपर होगा, तो एरिया कहाँ जा रहा है ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है तुम्हारी तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90, cos 90 0, तो फिर डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा 0। ओके 0 तो ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन वो कब, जब तुम्हारा XY की जगह XZ लिख देते, या देखो XY की जगह XZ लिखते तो भी 0 हो जाता, और से YZ लिखते तो भी 0 ही होता, क्यों चेक करते हैं, देखो YZ प्लेन में तुमने स्क्वायर को रखा, ये रहा तुम्हारा स्क्वायर, Y ऊपर जा रहा है, Z बाहर निकल रहा है, ऐसे रखना पड़ता, ये देखो ये Y ऊपर जा रहा है और ये Z तुम्हारी तरफ आ रहा है, अब इसका एरिया वेक्टर ऐसे जाता, तो एक जा रहा है ऐसे, एरिया जा रहा है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, अगेन 90 डिग्री, cos 90 0, तो XY के अलावा YZ होता या XZ होता तो आंसर क्या आता 0, सिर्फ और सिर्फ XY में ही आंसर आ रहा है हमारा 1, क्यों, क्योंकि उसी केस में E और E दोनों एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो छोटे छोटे चेंजेस करके न्यूमेरिकल को चेंज कर देते हैं, डन। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ अ कंडक्टिंग, रेडियस बोला है ऑफ अ कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल, मतलब
ऐसा समझो कॉपर का स्फेरिकल सेल है, इज 10 mm, तो ये स्फेरिकल सेल है, उसकी रेडियस है 10 mm एंड 100 माइक्रो कूलम्ब चार्ज, माइक्रो मतलब 10 रेज टू 3 या 6, ओके, माइक्रो मतलब वो तो मिली हो गया, मिली कूलम मतलब सॉरी माइक्रो मतलब 10 रेज टू -3 मतलब मिली, और 10 रेज टू -6 मतलब माइक्रो। मिली, माइक्रो और नैनो ये तीन ही ज्यादा पूछेंगे, ज्यादा से ज्यादा एंगस्ट्रॉम तक जाएंगे, या फर्मी में जाए तो 10 रेज टू -12, सॉरी 15 नॉट 12, ओके डन ना। चलो तो 100 माइक्रोकूलम। अच्छा, चार्ज इज स्प्रेड ऑन इट, तो यहां पर पूरा का पूरा क्या है, 100 माइक्रोकूलम है, स्फीयर है, तो स्फीयर के बाउंड्री पे ही होता है, हमने तो कंडक्टिंग कोई भी कंडक्टर हो उसके स्फेरिकल हो तो बाउंड्री पर ही होगा, उसकी सरफेस पर ही होगा, वो तो हमने पढ़ाई कर ली है ऑलरेडी। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ 10 माइक्रोकूलम चार्ज्ड प्लेस्ड एट सेंटर, सेंटर में एक चार्ज रख दिया 10 माइक्रोकूलम, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा याद करो, 0, कंडक्टर के अंदर तो 0 ही है, कितना भी रख दो तुम यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम क्या 100 माइक्रोकूलम रख दो, फिर भी कंडक्टर के अंदर क्या है 0, वो तो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ओके। यहां पर 0 नहीं होगा या बाहर 0 नहीं होगा, लेकिन अंदर फोर्स 0 हो जाएगा, याद आ गया ना। देखो ये हम गिनने बैठ जाते तो चलता रहता कैलकुलेशन, और टाइम वेस्ट होता वो अलग, तो आंसर क्या आएगा 0। 2025 लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर में स्टेट बोर्ड के पेपर में, गुजरात बोर्ड के पेपर में ऑलमोस्ट 4 to 6 न्यूमेरिकल में एमसीक्यू में आंसर 0 था इतने सारे एमसीक्यू में आंसर 0 था, मतलब कैलकुलेशन इतनी लंबी लंबी, हम सोचेंगे ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आंसर आएगा 0, ओके। तो वो दिमाग लगाना पड़ेगा हमें, ऐसा ही यही चीज कि भाई 10 mm पहले तो बोल दिया, लो mm मिलीमीटर मतलब पहले तो 10⁻³ मीटर, ये 10⁻⁻6 कूलम हो गया, तो उसको कन्वर्ट करो, एक्टिंग ऑन इट फिर से 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, यहाँ पर सेंटर पर रखा हुआ है, तो 10 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया सेंटर, k की वैल्यू भी गिवन है MKS में, ओके। अभी हम सोचेंगे MKS मतलब, तो हम ऐसा यूनिट MKS CGS सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो 9 × 10⁹ वो तो सही है। अब हमें जो पूछा है कि फोर्स एक्टिंग कहाँ पर है, प्लेस्ड एट इट सेंटर, तो अंदर है, अंदर तो 0 होता है, डन, ओके। तो कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली 0। ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन में यहाँ है, हाँ ये गुजराती वाला, ये इंग्लिश वाले ऑप्शन रह गए, 0 मतलब 0, ओके। चलो नेक्स्ट, व्हेन अ 10 कूलम चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड सरफेस, तो 10 कूलम चार्ज है, वो क्लोज सरफेस से एनक्लोज्ड है, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस इज 5, पता है 5 ही होता है। नाउ अनदर -10 माइक्रोकूलम चार्ज, पहले पॉजिटिव 10 माइक्रोकूलम था, अभी नेगेटिव 10 माइक्रोकूलम चार्ज रख दिया इनसाइड द क्लोज सरफेस, पहले 10 था, अभी 10 और दूसरा -10 हो गया। देन द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, अभी फ्लक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, एमसीक्यू पूछे जाते हैं, सिर्फ हमें फॉर्मूला ही रखना है, ओके। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, समेशन ऑफ क्यू करते हैं ना हम, ओके। तो डायरेक्टली तुम्हें समेशन ऑफ क्यू वाला ही फॉर्मूला लगा देना है, ये वाला फॉर्मूला तो है ही हमारा, ओके। ये वाला फॉर्मूला यहाँ कहाँ हमने यूज नहीं किया, ये वाला फॉर्मूला तो है ही, ये cos थीटा, लेकिन दूसरा वो फॉर्मूला भी था समेशन ऑफ क्यू वाला, ओके। तो वो समेशन ऑफ क्यू वाला फॉर्मूला लगा दोगे डायरेक्ट, दो ही फॉर्मूला है ना एफ के, तो और तो कोई फॉर्मूला नहीं है, समेशन ऑफ क्यू वाला और ये cos थीटा, दो ही फॉर्मूला है, तो जहां जो लगे वो लगाना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तो कोई बात ही नहीं है, तो ये cos थीटा वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो समेशन ऑफ क्यू वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक +2 10 है और एक -10 माइक्रोकूलम है, तो क्या आ जाएगा आंसर 0, डन। कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्ट आंसर 0। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, एक स्फीयर है उसके अंदर सेंटर पर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया,
द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर, इसमें से कितना फ्लक्स पास होगा, वापस वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो गिवन नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं है, मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला में ये cos थीटा नहीं आएगा। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करो, समेशन ऑफ q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगेन जीरो, क्योंकि दो चार्ज है, प्लस q और माइनस q, डाइपोल में वही होते हैं। कोई भी चार्जेस गिवन हो, यहाँ पर तो चार्जेस गिवन नहीं है, सिर्फ बोला है इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेकिन कोई भी चार्ज गिवन हो तो क्या आएगा, हमारा जीरो ही आंसर आएगा। तो इसमें कोई कैलकुलेशन, ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो समेशन ऑफ, अभी चलो मान लो इसके पहले जो न्यूमेरिकल था +10 माइक्रोकूलम, और दूसरा भी डाल दे कि भाई -10 की जगह -20 माइक्रोकूलम, ऐसा, तो फिर क्या होगा, समेशन ऑफ क्यू करोगे, एक 10 तो कट हो जाएगा, दूसरा 10 रहेगा, तो दूसरा 10 रहेगा तो मतलब तुम्हारा क्या आएगा, -10 माइक्रो, मतलब 10⁻⁻6 कूलम, और फिर एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी वैल्यू पुट कर दो पूरी। ओके, के की वैल्यू तो याद ही है ना, वो 8.85 जो भी वैल्यू आए वो रख दो। के की वैल्यू क्या है हमारी, 9 × 10⁹, और ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला जाएगा 1/4 पाई 9 × 10⁹, वो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो जो आंसर आएगा वो, लेकिन माइनस है तो अंदर की तरफ आएगा फ्लक्स, दैट्स इट। ओके, कोई भी तरीके से चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। तो जनरली क्या होगा एमसीक्यू में, वो न्यूमेरिकल में ऐसा पूछेंगे, एमसीक्यू में सेम ही दे देंगे तो खत्म ही हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। ओके, चलो कितने 3-4 न्यूमेरिकल में आंसर जीरो आ गया। अब देखो, टू स्फीयर्स कैरिंग चार्ज क्यू आर हैंगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब कोई एक सेम पॉइंट से दो चार्ज को लटकाया गया है with the help of the threads of 1 मीटर, ये थ्रेड की लेंथ है 1 मीटर, in a space free from gravity, the distance between them will be, अच्छा अगर ऐसे लटकाया गया है और भाई फ्री फ्रॉम ग्रेविटी हो जाए, ओके, तो क्या होगा, ये दोनों प्लस क्यू है, दोनों प्लस क्यू है तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, तो रिपेल होंगे तो एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पर चले जाएंगे। तो मैक्सिमम दूरी ऐसे सीधे हो गए, देखो दोनों को ऐसे लटकाया हुआ था और ऐसे दोनों सीधे हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, दोनों लेंथ का सम कर देना है, ऐसे न्यूमेरिकल में दोनों लेंथ का सम कर देना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मीटर। ओके, इससे ऊपर दोनों जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा कभी। ओके, कि यहाँ क्यू चला गया और यहाँ भी क्यू चला गया, अगर पहले ऐसे थे तो मैक्सिमम यही पोजीशन पे जाएंगे। डन। ओके, ये तो मतलब जनरली हम जैसे सॉल्व करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन, वैसे ही न्यूमेरिकल था। चलो, वन पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P पर रखा हुआ है, ये रहा Q। अ क्लोज्ड सरफेस इज प्लेस्ड नियर द पॉइंट, एक क्लोज्ड सरफेस रख दी पॉइंट के पास। द इलेक्ट्रिकल टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ दिस स्फीयर विल बी, तो भाई स्फीयर में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, उसके पास रखा हुआ है, उसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं। डन, सिंपल है, देखो फिर से जीरो आ गया। चलो नेक्स्ट, ऐसे एक न्यूमेरिकल है टेक्स्ट बुक में। अच्छा, चार्ज Q ईच इज प्लेस्ड ऑन n-1 कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ साइड n। अब देखो यहाँ पर ड्रॉ तो कर दिया है हेक्सागोन, लेकिन बोला नहीं है हेक्सागोन है। पॉलीगॉन मतलब ट्राइंगल भी हो सकता है, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागोन, हेप्टागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने सिर्फ क्या बोला है, Q चार्ज रखा हुआ है n-1 कॉर्नर्स ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ साइड n, मतलब अगर मैंने पेंटागन लिया तो पेंटागन में 5 कॉर्नर होती है, तो 5 में से 4 कॉर्नर पर n-1, n अगर 5 लूंगा तो n-1 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 जगह पर क्या रखेंगे हम, Q रख देंगे, और एक जगह पर नहीं रखेंगे। यहाँ पर हेक्सागोन है तो 6 है, तो 6 में से 5 जगह पर हमने Q रखा, एक जगह पर नहीं रखा, क्योंकि 6 - 1 5 होता है। ओके, द डिस्टेंस ऑफ द ईच कॉर्नर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉलीगॉन इज r, सभी कॉर्नर से डिस्टेंस r है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ऐसा। तो अभी देखो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली हो जाएगी, कैसे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ओके, वो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको कैंसिल कर देंगे। फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी
वो दोनों भी कैंसिल हो जाएगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए यहाँ पर कुछ है नहीं, क्योंकि 5 ही है। ओके, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। सेंटर पर पूछा है ना, तो क्या कितनी होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, उतनी होगी। ओके, सो के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ऑप्शन ए, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पर है ही नहीं इसलिए। अच्छा, मान लो यहाँ पर भी रखा हुआ है तो 0, सिंपल। ओके, ये चेंज कर दिया एमसीक्यू। कोई ऐसा डिट्टो ये करके गया, मतलब ये कर हम तुमने पढ़ा वीडियो में, उन लोग ने सबने देखा, उन लोग ने पढ़ा, फिर रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अभी यहाँ भी मैंने रख दिया तो 0 हो जाएगा। अगर ऐसा ना करके मैंने बोला कि भाई मैंने तो ट्राइंगल लिया हुआ है और ट्राइंगल में 2 कॉर्नर पर क्यू रखा हुआ है, अब बताओ कि सेंटर पर कितना लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये भी न्यूमेरिकल किया था हमने, याद हो तो। ट्राइंगल है, फिर स्क्वायर है, ये सब न्यूमेरिकल तो एनसीईआरटी में थे ही, याद आ गया ना। ओके, तो वही चीज करनी है। वो 3F वाला आंसर आता था एंड ऑल, वो फोर्स के बारे में। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो फोर्स वाले न्यूमेरिकल थे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, वहां पर क्या पूछा था, फोर्स पूछा था कि भाई सेंटर पर कितना फोर्स लगेगा। तो हमने फिर ये पूरा का पूरा वैल्यू निकाली थी और फिर इतनी वैल्यू बाई 3 वाला फॉर्मूला लगा के निकाली थी। ओके, फिर यहाँ वाली वैल्यू, यहाँ वाली वैल्यू, याद आया ना। ओके, तो वही चीज है। चलो आगे, when two spheres having 2q and minus q charge are placed, 2 स्फीयर है, एक के ऊपर 2q है, दूसरे के ऊपर -q है, are placed in a certain distance. okay, the force acting between them is F, दोनों के बीच में F फोर्स लग रहा है। पहले तो इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F है, तो k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये लग गया हमारा फोर्स। अच्छा, अब नाउ दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दोनों के बीच में वायर आ गया, एंड अगेन सेपरेटेड, वायर आ गया मतलब क्या, दोनों के चार्जेस हाफ हाफ हो जाएंगे। तो 2q प्लस माइनस q डिवाइडेड बाई 2, तो वो कितना हो गया, q बाई 2। यहाँ साइन के साथ लेना है, याद रखना। ओके, क्योंकि चार्जेस तो पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे, तो ये q बाई 2 हो गया। मतलब क्या कि इसके ऊपर भी q बाई 2 और इसके ऊपर भी q बाई 2 चार्ज हो गया। अच्छा, दोनों के ऊपर q बाई 2 चार्ज हो गया। हाउ मच फोर्स विल एक्ट बिटवीन देम, डिस्टेंस सेम है। अब दोनों के ऊपर q बाई 2 चार्ज है और डिस्टेंस उनका सेम है r, अब कितना फोर्स लगेगा, फिर यहाँ तो कूलम्स पर ही लगाना है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो यहाँ आ गया k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर 4, तो k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये कितना था हमारा, ये था k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू 2 था, ये k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर इंटू 2, और अभी हमारा क्या आया, k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर, तो मुझे ये लाना हो k q स्क्वायर बाय r स्क्वायर तो है ही, इंटू 2 लाना हो तो मैं इंटू 2 मल्टीप्लाई और इंटू 2 डिवाइड, तो ये 2kq बाय r स्क्वायर को क्या लिखेंगे, f, तो ये हो गया f, और ये 4 2 8, तो आंसर इज f बाई 8, सिंपल। ओके, चलो नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस इमर्ज्ड आउट ऑफ 1 कूलम, ये भी पूछा गया है। हाँ भाई, क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या, फ्लक्स, वही हुआ ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स, तो कितनी पास होगी 1 कूलम चार्ज में से, वही 2 फॉर्मूला है, phi इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, दूसरा समेशन ऑफ q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, E और A की वैल्यू गिवन नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, समेशन ऑफ q, टोटल q लेना है ना, समेशन ऑफ q मतलब q नेट, नेट q लेना है, नेट q गिवन है 1 कूलम, तो 1 कूलम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, जो आया वो आंसर। अभी एक बार न्यूमेरिकल ये पूछा गया है, 1 कूलम की जगह क्या था, 2 कूलम, तो क्या भाई 2 रख दो और क्या, दैट्स इट, डन। वैसे भी न्यूमेरिकल थे, PYQ मतलब MCQ भी, और 2 मार्क का क्वेश्चन, ये देखो 2 मार्क का क्वेश्चन, सेम डिट्टो 2 कूलम, फाई निकाल, पहले तो पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब क्या निकालना है, फाई निकालना है, वही तो इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स मतलब क्या है कि वो बताता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
जा रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज हमने देखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि भाई वो एक दूसरे को वो क्रॉस नहीं होनी चाहिए, नज़दीक हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूर दूर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कम है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। टेंजेंट हो तो वहाँ उसकी डायरेक्शन दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो सब चीज़ें। चलो, when 10⁻19 electrons are removed from a neutral metal plate through some process, the charge on it becomes, मतलब एक मेटल प्लेट है और उसमें से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल दे रहे हैं, हम बाहर निकाल दे रहे हैं, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा। सिंपली ये देखो, ये कितना डीप गए है वो, ये फॉर्मूला हमने एनसीईआरटी में देखा था एकदम स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में। हाँ यस, तो वो Q इज इक्वल्स टू एनी वाला सिंपल फॉर्मूला। तो क्या करना है, Q इज इक्वल्स टू एनी, E तो हमें बोल दिया गया है, E का चार्ज तो पता ही है हमें, अभी ये याद ना हो तो गया न्यूमेरिकल। E का चार्ज तो पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, 1.6 × 10⁻19 कूलम। N कितने निकाले हैं भाई, 10⁻19, तो लिख दो 10⁻19, गया 1.6 कूलम चार्ज उसके ऊपर रहेगा। और वैसे भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कुछ निकलता है तो पॉजिटिव, जैसे हम एटॉम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो एटॉम क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन हो जाता है ना। डन, ओके। वैसे ही अगर यहाँ पर चलो एक और PYQ था, वो क्या था, Q गिवन है तुम्हें, ओके, और तुम्हें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, N पूछा है, तो Q/E कर देना है। उस तुम्हें चार्ज पूछा है, मत सॉरी, तुम्हें चार्ज गिवन है, अभी चार्ज पूछा है, तुम्हें चार्ज गिवन होगा और तुम्हें बोलेंगे कि ये चार्ज है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है। सिंपल, मेरे पास 1 लाख कूलम चार्ज है तो मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अरे भाई तो यहाँ 1 लाख कूलम डाल दो, चार्ज हो गया ना। और ये E डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है। डन, सिंपल, ओके। नेक्स्ट, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब, ये क्यूब है उसके सेंटर में Q चार्ज रखा हुआ है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम एनी वन सरफेस ऑफ द क्यूब इज, ऐसा समझो ये न्यूमेरिकल, ये तो हमने न्यूमेरिकल के तौर पे ऐसे न्यूमेरिकल मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट किया था। क्या, तुम बैठे हो, ये रूम है, ये क्यूब है, तुम बैठे हो, वहां पर चार्ज Q है, अब बोल रहे हैं कि कोई एक सरफेस में से बाहर निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा। ओके, तो क्यूब में से टोटल जितना फ्लक्स बाहर निकलेगा डेट डिवाइडेड बाय उसकी सरफेस हो जाएगी। अब क्यूब की सरफेस कितनी है, 6, तो टोटल अगर बाहर निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टोटल 600 बाहर निकल रही है, और मैं बोलूं कि एक क्यूब में एक फेस में से कितनी बाहर निकलेगी, 600/6 कर दोगे, सिंपल वही चीज करनी है। तो यहाँ पर तुम्हारा Q है, एक सरफेस में से कितनी बाहर निकलेगी, तो टोटल Q नेट कितना निकलता है, Q नेट तो ये निकलता है भाई, मतलब फाई नेट क्या निकलता है, फाई नेट तो Q/ε नेट निकलता है। Q तुम्हारा जितना होगा, वह यहाँ पे Q है तो यहाँ पर कैपिटल Q, अभी ये Q की वैल्यू 100 हो, 100 कूलम हो तो यहाँ पर 100 कूलम होगा। नेट में से इतना निकल रहा है, नेट मतलब पूरे क्यूब में से इतना निकल रहा है, फाई नेट मतलब टोटल फ्लक्स, तो पूरे क्यूब में से इतना फ्लक्स निकल रहा है, लेकिन एक सरफेस में से कितना निकल रहा है, तो कितनी सरफेस है, 6, तो डिवाइड बाय 6 कर दो। डन हो गया, तो आंसर क्या आया, Q/6ε0। डन, अभी इसको अलग अलग तरीके से पूछेंगे। मैंने यहां पर सेंटर में रख दिया है 3Q चार्ज, अब एक सरफेस में से कितना निकलेगा बताओ। फिर से बोल रहा हूं, 3Q चार्ज मैंने रख दिया क्यूब के सेंटर पर, अभी एक सरफेस में से कितना बाहर निकलेगा, Q/2ε0। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें फाई नेट निकालना है, टोटल क्यूब में से कितना निकलेगा, तो समेशन ऑफ Q, वो तो कितना है, 3Q है, तो तुम्हारा आएगा 3Q डिवाइडेड बाय ε0। ये तो टोटल क्यूब में से, लेकिन मैंने एक सरफेस में से पूछा है, तो कितनी सरफेस है, 6, डिवाइड बाय 6, तो वो क्या हो जाएगा, Q/2ε0, सही बोले तो। डन,
सिंपली ये 3Q की जगह 5Q 10Q कुछ भी कर दे। अब ये तो एक टाइप का चेंजेस हो गया। दूसरे टाइप का चेंज, Q को यहाँ नहीं रखा है, अलग अलग जगह रखते हैं, हम सब डिस्कस कर लेंगे। ओके, यहाँ नहीं रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ पर, तो सेम नहीं होगा, अलग होगा। हमने थियरी डिस्कस की थी तब किया, मतलब ऐसे न्यूमेरिकल किए थे तब डिस्कस किया। अब क्या होगा देखो, कुछ भी करके तुम्हें तो एनक्लोज सरफेस बनानी है, क्योंकि फ्लक्स तो तुम एनक्लोज सरफेस में से, गॉस लॉ तो लाना पड़ेगा ना, तो फ्लक्स तो हम एनक्लोज सरफेस में से निकालेंगे। अभी तुमने इसको एंड पर रख दिया कॉर्नर पर, तो ये तो एनक्लोज सरफेस ही नहीं है, तो पहले तो एनक्लोज सरफेस बनानी पड़ेगी। तो ये एक क्यूब है, उसके यहां पर तुमने रखा हुआ है एक चार्ज, तो अभी ऐसा ही क्यूब मैंने यहां दूसरा ले लिया, तो ये बीच में आ गया, ये लाइन बीच में आ गई, ये लाइन, ऐसा ही क्यूब मैंने यहां ले लिया तो बीच में आ गई, इसके ऊपर एक दूसरा क्यूब ले लिया, और ये जो नीचे लिया था उसके ऊपर भी दूसरा क्यूब ले लिया, टोटल कितने हो गए? 4। समझ में आया क्या किया मैंने? यहां पर एक और क्यूब ले लिया, यहां पर एक और क्यूब ले लिया, यहां पर भी एक और क्यूब ले लिया, और यहां पर भी एक और क्यूब ले लिया। समझ में आ रहा है? पक्का ना? ओके, जैसे कि ऐसा समझो, यहीं पे समझते हैं, ये रूम है, ये रूम में वो कॉर्नर पर हमारा चार्ज है, अभी वो कॉर्नर पर चार्ज है, तो वो चार्ज को हमें ऐसे बीच में लाना है। ऐसे बीच में कब आएगा? ये रूम के बाजू में एक दूसरा रूम, तो वो बीच, ये दीवार बीच में आ जाएगी। फिर ये रूम के ऊपर एक रूम, और वो रूम के ऊपर भी एक रूम। ओके, ये रूम के ऊपर एक रूम, ये रूम के बाजू में भी एक रूम, फिर ये रूम के पीछे भी एक रूम, तभी बीच में आएगा ना। अभी तो एंड पे है, अभी बना नहीं, बाजू में और ऊपर रख देंगे तो बंद नहीं हो जाएगा, हमें बंद करना है, उसको बंद करना है, मतलब ऐसे लाना है। हाँ, तो यहां पर चार्ज है, अभी ये रूम के बाजू में एक रूम। ओके, तो क्या हो गया? 2 रूम के बीच में ये चार्ज हो गया। ये रूम के ऊपर एक रूम, तो ऊपर वाला रूम और नीचे वाले रूम के बीच में ये चार्ज हो गया। फिर वो जो बाजू में बनाया था उसके ऊपर भी एक रूम, तो वो दोनों के बीच में भी वो हो गया। टोटल यहां पर कितने रूम हो गए? 4। लेकिन अभी भी वो बीच में नहीं है, क्यों? पीछे की साइड तो है वो, तो वहां पर भी पीछे दूसरे 4 लाने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो गए? यहां पर 4 और उस साइड 4, टोटल कितने हो गए? 8। टोटल 8 क्यूब हो गए। ऐसे 8 क्यूब करोगे, समझ में आ रहा है ना? ऐसे 8 क्यूब करेंगे, पहले एक ये, फिर यहां पर एक दूसरा, तो ये दोनों के बीच में ये लाइन आ गई, फिर इसके ऊपर एक तीसरा, और इसके ऊपर एक चौथा, तो ये 4 हो गया। 4 हो गया, तो ये लाइन बीच में तो आ गई, लेकिन अभी भी ये क्यूब पीछे की साइड में है, सरफेस पर है, बीचों बीच नहीं है। तो फिर इसके पीछे भी एक, यहाँ ऊपर है उसके पीछे भी एक, यहाँ जो इसके बाजू में लिया था उसके पीछे भी एक, और इसके ऊपर जो लिया था उसके पीछे भी एक, तो टोटल कितने हो गए? 8 क्यूब हो गए। डन। अब वही सेम क्वेश्चन पूछा है, 8 क्यूब हो गए हैं। अब बोला है कि एक सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो पहले तो नेट निकाल लो। तो नेट कितना होगा? ये तुम्हारा टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज तो वही होगा क्यू, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। डन। ओके, तो टोटल चार्ज तुम्हारा कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, लेकिन ये Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट तो टोटल चार्ज है, एक क्यूब में से बाहर निकलने वाला इतना है ना। तुम्हारे कितने क्यूब है? 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया वापस? नेट। ये तो नेट हुआ, सरफेस वाला नहीं गिना। और सरफेस वाला कितना होगा? तो एक में से निकलने वाला है। ओके, एक सरफेस में से निकलने वाला, तो एक सरफेस में से निकलने वाला, जैसे कि यहां से हमने निकलने वाला गिना था कि यहां से कितना निकलेगा, तो यहां से भी जितना निकलेगा, एक क्यूब की 6 है। ओके, एक क्यूब की कितनी सरफेस होती है? 6। ओके, तो यहां पर भी हमारी अगर 6 हो जाएगी, अंडरस्टूड, तो वैसी कितनी सरफेसेस बनेगी? ओके, तो कितनी बनेगी? देखो, ये एक, यहां पर ऐसा दूसरा, 2 सरफेस बने ना, ये 1, ये 2, फिर यहां पर ऊपर 3, और यहां पर 4। समझ में आ रहा है ना? ओके, देखो
समझ में बना, 4 बने ना, कैसे, ये 1, इस तरफ। फिर इसके बाजू वाला है वो 2, फिर इसके ऊपर है वो 3 और इसके ऊपर है वो 4, लेकिन ऐसी टोटल कितनी है 6, एक क्यूब की तो 6 सरफेस होती है, एक सरफेस 4 और 6, तो टोटल कितना हो गया 24, 6 4 जा 24, तो एक सरफेस में से निकलने वाला कितना 24 और पूरे में से निकलने वाला कितना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 8 क्यूब लिए थे तो 8, दोनों समझ में आ गया। अगर ये सिंपल पूछा हो, अभी इसमें भी क्या चेंज कर सकते हैं, ये क्यू की जगह कुछ और ले लेंगे, 2q 3q, तो कुछ नहीं, यहाँ पे क्यू की जगह 2q 3q, यहाँ पे क्यू की जगह 2q 3q, वही लिखना है। लेकिन अगर इसको ऐसे साइड में रखा हुआ है कॉर्नर पे, कोई भी कॉर्नर पे, हाँ यहाँ 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 कोई भी कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो सरफेस का कितना हो जाएगा 24। क्यों 24 हो गया, क्योंकि 24 सरफेस हो गई ना, 24 जगह से बाहर निकल सकता है ना वो, ओके, तो वो हो गया 24, जैसे कि यहाँ एक है ऐसा समझो, तो इस हमने किया वैसे ही अभी कितनी बार डिस्कस, अंडरस्टूड, ओके। तो ये वाला q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फिर अगर एक ऐसा ही है सिंपल वाला, तो 6 सरफेस है तो डिवाइडेड बाय 6, अंडरस्टूड, पक्का, ओके, दैट्स इट। तो ये इंपॉर्टेंट था, क्लोज्ड सरफेस बननी चाहिए, तो ये कॉर्नर पे होगा तो भी q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट और q नेट हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, ओके। चलो नेक्स्ट, द लिक्विड, कितना टाइम हुआ 4:50, ठीक है, तो तुम जाओ, 2-3 ही है आई थिंक, 1 2 3 ही है, करके जाओगे, ठीक, अच्छा चलो। The liquid drop of mass m has charge q, liquid drop of mass m has charge q, मतलब एक लिक्विड का ड्रॉपलेट है, उसका मास m है और उसके पास चार्ज q है। What should be the magnitude of the electric field E to balance this drop? तो भाई इसको, इसमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू क्या होगी इसको बैलेंस करने के लिए, सिंपल है, F इज इक्वल्स टू mg हमें पता है, और E इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई क्यू, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई क्यू है, तो F की वैल्यू ई क्यू हो जाएगी, तो F की वैल्यू यहाँ रख दो ई क्यू, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी mg बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड वही तो पूछा था, व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी mg बाई क्यू, मतलब मास ऑफ द ड्रॉपलेट, G तो रख ही देना है 9.8 वाला, और Q वो जितना बोला है ना, ये मास और Q दोनों की वैल्यू पुट करो। अभी इसी को थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या कर देंगे, मास बोल देंगे कि भाई मेरे पास 10 ग्राम वाला ड्रॉपलेट है, कोई लिक्विड का ड्रॉपलेट है जिसके ऊपर 10 कूलम्ब चार्ज है, तो भी आंसर क्या आएगा 10/10, मतलब आंसर आएगा 9.8 न्यूटन पर कूलम्ब, G की वैल्यू आएगी 10/10 तो कट हो जाएगा, फॉर्मूला डन, सिंपल है, ओके। Next, as shown in the figure, the electric flux associated with closed surface कितना, ओके, अभी देखो ये प्लस क्यू माइनस क्यू, ये तो बाहर है, बाहर को तो पहले ही जाने दो, बाहर क्लोज सरफेस ही लेना है। अभी क्लोज सरफेस के लिए देखो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू है, तो जीरो हो जाएगा, सिंपल, इतना इजी पूछ रहा है, जीरो, ओके। तो समेशन वही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही सेम फॉर्मूला, प्लस क्यू माइनस क्यू, डन, ओके। अलग अलग हो तो कुछ आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एज शोन इन द फिगर Q चार्ज इज प्लेस्ड एट, अभी देखो वो अभी हमने किया वो क्या था, क्यूब था, वही है कंसेप्ट, वही है, ओके, वही लगाना है, लेकिन शेप डिफरेंट है। Q इज प्लेस्ड एट द ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर, मतलब यहां पर ओपन एंड पर रख दिया है Q, विथ ओपन एंड ऑफ द सिलेंडर, विथ ओपन the total flux emerging from the surface of the cylinder, सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा, तो जब भी सरफेस में से कितना फ्लक्स जाएगा तो क्लोज्ड फिगर बननी चाहिए। अभी अगर तुमने यहाँ पर बीच में क्यों रख दिया होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, डन, ओके। क्यों, क्योंकि तुमने बीच में ही रखा हुआ है क्यों, तो बीच में क्यों रख दिया है, तो टोटल कितना हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक सरफेस में से कितना होगा भाई, टोटल ये ऑब्जेक्ट की सरफेस कितनी है 2,
तो Q अपन एप्सिलॉन नॉट मतलब Q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। डन। लेकिन वो कब बीच में होगा तब, और बीच में ना हो तो बीच में बनाओ। जैसे अभी कॉर्नर पे रख दिया था Q को, क्यूब के कॉर्नर पर, तो हमने अलग अलग क्यूब उसके बाजू में रखकर उसको बीच में ले आए थे। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखा हुआ है, एंड पर रखा हुआ है, यहाँ पर एंड पर रखा हुआ है, अरे यार एंड पर रखा हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक और सिलेंडर लेना पड़े। डन। अगर ऐसा एक और सिलेंडर ले लिया तो सरफेस तो 2 ही बनेगी, सरफेस तो 2 ही बनेगी ना, क्योंकि ये सरफेस पर तो क्यू आ गया, दूसरी सरफेस खाली है। ओके, तो दैट्स इट, वही चीज है। F5 का फॉर्मूला क्या होगा, ये सब कुछ क्लीन कर दो। हाँ, तो ये 5/2 मतलब Q/2 एप्सिलॉन नॉट था, और हमने दूसरा सिलेंडर यहाँ बनाया तो भी वो तो सरफेस तो नहीं बढ़ी ना, जैसे क्यूब रखने से सरफेस बढ़ जा रही थी, सिलेंडर रखने से सरफेस कहाँ बढ़ रही है? 2 सरफेस थी, 2 में से एक पर तुमने रख दिया है, तो एक ही सरफेस है। ओके, अगर ये क्लोज्ड है तो बोला कि सिर्फ इसमें से पास होने वाला कितना वो बताओ, तो 2 सरफेस होगी तो डिवाइड बाई 2, 3 सरफेस होगी डिवाइड बाई 3, 4 होगी डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर दूसरा सिलेंडर बनाएंगे तो भी बाहर निकलने वाली तो 2 ही होगी ना, क्योंकि यहाँ पर जो थी, इसकी यहाँ पर जो थी और ये नया लगाया उसकी यहाँ पर थी, वो तो पैक हो गई, वो तो सरफेस रही ही नहीं। डन। 2 पाइप है उसको, तो ये इसकी एक सरफेस ओपन, दूसरी ओपन, ओपन, दूसरी ओपन, पैक कर दिया, तो एक ओपन दूसरी ओपन, बीच वाला तो कुछ रहा ही नहीं, तो 2 ही हो गई, तो Q/2 एप्सिलॉन। सिंपल। ओके, तो ये थोड़े PYQ थे जो बार बार पूछे जाते हैं, और जिसमें ये तो डिट्टो तो कुछ आता नहीं है। ओके, लेकिन हाँ स्टेट बोर्ड में डिट्टो भी आ जाता है। लेकिन कहने का मीनिंग है हमने किए हैं ऑलमोस्ट 25, लेकिन अगर ये 25 के ऊपर ही डिफरेंट कंसेप्ट हम लगाए हम, तो ऐसा समझो हमने 100 कर लिए। क्यों 100 कर लिए? क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया ये वही कंसेप्ट था क्यूब वाला। ओके, फिर वहां पर क्यू की जगह 2Q रख दिया तो चेंज हो गया, वैल्यू ये नहीं आएगी, तो वो क्या आएगी, 2Q रख दिया तो 2 कट, तो Q/ε0 वो आ जाएगा। ओके, तो वैल्यूज चेंज करना या पूछने का तरीका, वो XY प्लेन था उसकी जगह XZ प्लेन बोल देना तो आंसर अलग हो जाएगा। ओके, और चार्ज को रखा कहाँ पर है, अंदर रख दिया तो डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा, डाइपोल है और तो भी डायरेक्ट 0 हो जाएगा फ्लक्स। ओके, क्योंकि डाइपोल है तो भी सेम चार्ज हो जाएगा, सेम चार्ज है तो भी 0 हो जाएगा। तो वो सब चीजें फटाफट पता चलेगी, लेकिन कब तुम थॉरोली अंडरस्टैंड कर लिया होगा तब। ओके, ठीक है, तो अभी वापस मैं दूसरे निकाल के ऐसे मैं बनाता रहूँगा। ये पर्टिकुलरली ये तो तुम्हारी बोर्ड है, आज तो उनका फिजिक्स का पेपर था CBSE का। ओके, लेकिन पर्टिकुलरली ये इसलिए क्योंकि बाद में इफ़ आई डोंट गेट टाइम क्लास लेने के लिए, तो तुम्हें कॉम्पिटिटिव में देखना हो तो देख सको इसके लिए। ओके, चलो ठीक है।